हेलो क्लास 9। हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट लेक्चर फिजिकल क्वांटिटी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर या ये जो यूनिट है ये आप लोग के सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट मोशन से स्टार्ट किया है, लेकिन फिजिक्स को बेहतर बनाने के लिए और अच्छे से फील करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत होगी, जिसको यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इसको बेहतर तरीके से समझिए और उसके बाद हम लोग मेन पार्ट पे आएंगे। स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। देखिए क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी यूनिवर्स से आई है और यूनिवर्स में दो टाइप की क्वांटिटी होती है। कुछ ऐसी है जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी। मेजरेबल क्वांटिटी, मेजरेबल। और यूनिवर्स में कुछ ऐसी क्वांटिटी है जिसको मेजर नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं नॉन मेजरेबल। मेजरेबल आप लोग बहुत सारे एग्जांपल इसके दे सकते हैं, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गई, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टाइम, डेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत ढेर सारी क्वांटिटीज हैं जिसको आप मेजर कर सकते हैं। इसमें एक एंगल भी आता है, एंगल भी आपने मेजर कर रखा है। मतलब मेजरेबल क्वांटिटीज वो सभी क्वांटिटीज होती हैं जिसको किसी ना किसी या तो फॉर्मूले से या तो किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप मेजर कर सके, मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब वो मेजरेबल क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज यूनिवर्स में पाई जाने वाली ऐसी क्वांटिटीज को हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि लव, फियर या हमारी फीलिंग्स। आप इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल ये नहीं कहते हैं कि हमें 2 किलो डर लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो इसको मेजर किया गया है, ना इसकी यूनिट बनाई गई है। मतलब कि इसका अब फर्दर क्लासिफिकेशन फिनिश कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी साइंस नहीं है जिसमें हम इन सभी चीजों को पढ़ें या पढ़ सकें। अब हमारे पास बचती है मेजरेबल क्वांटिटीज, और इसी मेजरेबल क्वांटिटीज को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। और इसीलिए फिजिक्स को मेजरमेंट की साइंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम फिजिक्स में वो सभी चीजें पढ़ते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकें। ठीक है। अब ये जो मेजरेबल क्वांटिटीज का एक ग्रुप है, इसको कई टाइप से क्लासिफाई किया गया है। आप लोग को मालूम होगा कि किसी भी ग्रुप को क्लासिफाई करने के बहुत ढेर सारे पैटर्न होते हैं, बहुत ढेर सारे पैमाने होते हैं। अलग अलग रिस्पेक्ट में अलग अलग टाइप से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इसी ग्रुप को कई टाइप से क्लासिफाई किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है आपका फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटी का, और दूसरा क्लासिफिकेशन है स्केलर और वेक्टर का। चलिए इसके आगे स्टार्ट करते हैं। Classification of physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को दो तरीके से किया गया है। पहला
क्लासिफिकेशन, फंडामेंटल, एंड डेराइव्ड। और इसी में एक टाइप की और क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन है वेक्टर एंड स्केलर, वेक्टर एंड स्केलर। तो एक ही ग्रुप को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटी, और दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर और स्केलर को हम लोग कुछ लेक्चर्स के बाद देखेंगे, पहले हम लोग फंडामेंटल और डेराइव्ड को चेक कर लेते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है नेचर में? कुल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और वो कौन कौन सी हैं? पहला लेंथ, लेंथ इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। मास किलोग्राम, टाइम इसकी यूनिट है सेकेंड। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। लेंथ इसकी यूनिट होती है मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी यूनिट होती है कैंडेला। मतलब कि हमारी जितनी और फिजिकल क्वांटिटीज है, हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही मिलकर बनी होती है। जैसे मैं आपसे बात करूं स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब जरा गौर करिए, तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। डिस्टेंस एक टाइप की लेंथ है, लेंथ, ठीक है। और ये स्पीड सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंड करने की बजाय एक और फिजिकल क्वांटिटी पर भी डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम। तो जरा गौर से देखिए, तो स्पीड जो है वो लेंथ और टाइम से मिलकर बनने वाली क्वांटिटी है। इस वजह से स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी? क्या फंडामेंटल होगी? नहीं, ये कैसी क्वांटिटी है? डेराइव्ड, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करे, उसको बोला जाता है डेराइव्ड क्वांटिटी। लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किसी और पर डिपेंड नहीं करती, इनका अलग ही अस्तित्व है, इनको बनाया गया है। लेंथ, मास, टाइम, इनका अलग से यूनिट बनाई गई है। लेकिन इसकी यूनिट, स्पीड की यूनिट देखिए, इसकी स्पीड की यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये जो इसकी यूनिट है ना, इसकी यूनिट भी इन्हीं यूनिट से मिलकर बनी है। ये क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है, और इसकी जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी हुई है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करें या डेराइव्ड हो उनसे, उसको बोला जाता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और भी देख सकते हैं, जैसे डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मास होगी। और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। मास m या मास का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम अपॉन वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
अब जरा गौर से देखिए, तो जो डेंसिटी है वो मास पे डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम एक्चुअली में वॉल्यूम खुद डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम अगर हम कोई क्यूब लें और इसकी लेंथ ए यूनिट है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम साइड टू साइड मतलब एक क्यूब, मतलब कि यहां पर वॉल्यूम में 3 बार लेंथ यूज हुई है, 3 बार, मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटी 3 बार यूज हुई है। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, डायरेक्ट, क्योंकि उसी से मिलकर बनी। तो फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की, एक फंडामेंटल और एक डेराइव। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती है जो किसी और पे डिपेंड ना करे, उनका अलग अस्तित्व हो, उनके यूनिट्स को बनाया गया है, जबकि जो फंडामेंटल डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल से मिलकर बनी है और इनकी यूनिट बनाई नहीं गई है अलग से, वो इन्हीं यूनिट से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा डेराइव्ड, और एक और टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ये किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, ये थोड़ा सा अलग टाइप की। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, वो उसमें कुछ प्रॉपर्टी फंडामेंटल की होती है और कुछ प्रॉपर्टी डेराइव्ड की, और इसीलिए इसको इन दोनों से अलग रखा गया है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज, इसका एग्जांपल्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। एग्जांपल्स आपको खुद से करने हैं, इसके एग्जांपल्स मैंने अभी भी आपको बताए हैं। डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज बहुत ढेर सारी है, कुछ 20 या 25 एग्जांपल आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज पर। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में सिर्फ 2 टाइप की क्वांटिटी होती है, प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। अभी क्या चीज है, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, क्लास 8 के किसी स्टूडेंट से बात करूं और उससे पूछो भैया कि एंगल कितने टाइप के होते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के एंगल्स बताएगा। जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, न जाने कौन कौन से ढेर सारे एंगल्स बताएगा। लेकिन वो गलत कर रहा है, क्योंकि एंगल सिर्फ 2 टाइप के होते हैं। ये एंगल के टाइप है, एंगल सिर्फ 2 टाइप के, प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल। अब वो जो स्टूडेंट्स क्लास 10 तक पढ़ के आए हैं आप लोग, 0 एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सारे जो एंगल्स हैं वो प्लेन एंगल के टाइप हैं। जैसे ये 90 डिग्री, ये जो एंगल है ये प्लेन एंगल है, ये एक्यूट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल, ये सब जो एंगल्स है ना, ये प्लेन एंगल के पार्ट हैं। तो एंगल सिर्फ 2 टाइप का होता है, एंगल प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के टाइप आप लोग क्लास 8 तक पढ़ रखे होंगे, और अब हम लोग इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। आर्क बाय रेडियस मतलब कि कोई आर्क
आर्क समझ रहे होंगे आप लोग। आर्क मतलब होता है किसी भी सर्कल का, किसी भी सर्कल 2D पिक्चर का एक छोटा सा पार्ट, इसको आर्क बोलते हैं। ये आर्क अपने सेंटर पर जो इंक्लिनेशन डेवलप करता है इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल इज इक्वल टू यहां से यहां तक आर्क AB और इसकी रेडियस R, ठीक है, आर्क बाय रेडियस, ये प्लेन एंगल है। अब यहां जरा सा गौर करिएगा, तो यहां पर प्लेन एंगल के लिए आर्क यूज हो रही है, मतलब लेंथ यूज हो रही है, ये भी लेंथ है। रेडियस ये भी एक टाइप की लेंथ ही है। तो जरा सा ध्यान से देखिए, तो प्लेन एंगल को बनाने के लिए दो टाइप की लेंथ की जरूरत पड़ी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एरिया को बनाने के लिए लेंथ इनटू विड्थ की जरूरत पड़ती है, मतलब कि 2 बार लेंथ की जरूरत पड़ती है। अगर 2 बार लेंथ की जरूरत पड़े इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। यहां पर भी प्लेन एंगल को डेवलप करने के लिए 2 बार लेंथ की जरूरत पड़ी है। इसका मतलब कि प्लेन एंगल अभी के लिए कैसा नजर आ रहा है आपका, ये नजर आ रहा है एज अ डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, इसकी यूनिट भी जरा देखते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, आर्क एक टाइप की लेंथ है, मतलब यूनिट मीटर होनी चाहिए। रेडियस भी एक टाइप की लेंथ है, मतलब इसकी भी यूनिट मीटर होनी चाहिए। और मीटर और मीटर तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये तो यूनिट लेस हो गया। तो अब ये यूनिट लेस हो गया, जबकि आप लोग क्लास 10 तक बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे कि एंगल का जो मेजरमेंट होता है डिग्री होता है, रेडियन होता है। तो जरा देखिए, अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बनानी पड़े, जैसे लेंथ की यूनिट बनानी पड़ी कि इतनी लंबाई जो होती है वो लेंथ की यूनिट होती है, जिसको मीटर बोला जाता है। तो बनाना पड़ रहा है, इसके लिए एक नई एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट अगर बनानी पड़ जाए, जिसको हम लोग यहां पर रेडियन बोलते हैं। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन भी होती है, डिग्री भी होती है, ग्रेड भी होती है, लेकिन ऑथराइज यूनिट जो है वो रेडियन ही है। तो यहां पर पहले क्योंकि ये प्लेन एंगल 2 बार लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब कि ये बिहेवियर शो कर रहा है एज अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और यहां पर इसकी यूनिट कैंसिल आउट हो गई थी, यूनिट लेस हो गया था, फिर भी हमें इसकी यूनिट बनानी पड़ी रेडियन, या फिर आप इसको डिग्री भी कह सकते हैं। तो यहां पर ये किस टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है, एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब जरा गौर करिए, प्लेन एंगल के पास दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। कुछ मायनों में ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जैसा बिहेव कर रहा है, और कुछ मायनों में ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जैसा बिहेव कर रहा है। इसलिए ना तो इसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में रख सकते हैं और ना ही डेराइव्ड में रख सकते हैं। इस वजह से एक नई कैटेगरी ही बनानी पड़ी है, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। गॉट इट? चलिए, तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला है आर्क बाय रेडियस, और इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। ठीक है, चलते हैं दूसरी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी पर, जिसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लेन एंगल। दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल 2D है और सॉलिड एंगल कंप्लीट 3D है। आप फर्ज करिए कि आपके पास एक फुटबॉल है, इतना, ठीक है। मैं यहां पर बनाऊंगा तो आपको आर्क लगेगा, लेकिन हाँ, ये एक फुटबॉल है, एक स्फीयर है, और इस स्फीयर पर आपने एक एरिया कट कर लिया है। जैसा देखिएगा ध्यान से, ये यहां पर सर्कल हुआ करता था, प्लेन एंगल के लिए सर्कल, और ये आर्क हुआ करता था। जबकि यहां पर हम फुटबॉल यूज कर रहे हैं, फुटबॉल मतलब 3D बॉडी यूज कर रहे हैं, मतलब कि स्फीयर यूज कर रहे हैं, और उस स्फीयर पर
उस स्फीयर पर हमने एक एरिया कट कर लिया है, एरिया हाईलाइट कर लिया है, देखिए, और इसके हर एक पॉइंट को हम इसके सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपको यहां पर एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, कोन टाइप का, ठीक है। अब इसको बाहर निकाल दीजिए, तो यहां पर जो ये एंगल बना है, ये कोन, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेन एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया, जिस एरिया में यहां पर इंक्लाइन किया है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। यहां पर क्या था, आर्क बाय रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर। तो जरा गौर करिएगा, ओमेगा मतलब कि सॉलिड एंगल एरिया और रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब यहां पर इसका बिहेवियर किस टाइप का है, डेराइव टाइप का है। अब इसकी यूनिट पे चलते हैं। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, रेडियस की यूनिट मीटर होती है, यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, इस वजह से यहां पर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो यूनिट लेस हो गया। ये यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी, फिर भी इसकी यूनिट बनानी पड़ी। अगर इसकी यूनिट बनानी पड़ी, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। और एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी एक नई यूनिट तैयार करनी पड़े, बनाना पड़े, तो इसका मतलब वो किस टाइप का बिहेवियर में है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जैसे बिहेवियर में है। तो यहां से हमें क्या नजर आ रहा है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, और यहां से नजर आ रहा है कि ये डेराइव्ड क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि इसके पास दोनों टाइप के बिहेवियर है, और इसको ना तो कंप्लीटली फंडामेंटल क्वांटिटी में रखा जा सकता है, और ना ही डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में रखा जा सकता है। इसको थर्ड कैटेगरी बना के सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में रखना पड़ा। फिर से एक बार पूरी क्लास को समराइज कर लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी और पर डिपेंड ना करे, ठीक है, उसके लिए नई यूनिट बनानी पड़े। जैसे मास की यूनिट किलोग्राम बनाया गया, ठीक है। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, और उनकी यूनिट भी डिपेंड करती है। इनकी यूनिट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पर डिपेंड करती है। जबकि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कुछ हद तक आपको नजर आएगी कि वो डेराइव्ड है, और कुछ हद तक आपको नजर आएगी कि वो फंडामेंटल है। ना तो कंप्लीट फंडामेंटल होती है, और ना ही कंप्लीट डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो क्लास 9, हम लोग का आज का लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री। आपको बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग मैथमेटिक्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग फिजिक्स के कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए पढ़ रहे हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब एंगल, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम लोग 3 एंगल का मेजरमेंट करते हैं। और आपको मालूम होगा कि 3 एंगल ट्रायंगल्स में होते हैं या ट्रायंगल में होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन किया गया था राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो चलिए राइट एंगल ट्रायंगल को डिस्कस करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिस
जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और ये दोनों एंगल जो है वो एक्यूट एंगल्स होते हैं, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। और एक मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि ये जो खड़ी हुई लाइन है ना वो परपेंडिकुलर है और ये जो पड़ी हुई लाइन है या लेटी हुई लाइन है इसको बेस बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। परपेंडिकुलर और बेस कन्वर्ट हो सकते हैं, बदल सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस असाइन कर रहे हैं। जैसे अगर ये ट्रायंगल इस टाइप से है और आपने इसको परपेंडिकुलर बोल दिया, इसको बेस बोल दिया और ये हाइपोटेनस था, ठीक है। अगर मैं इसको पलट दूं मतलब कैसे करूं? ये जो बेस था वो अभी यहां पर है, परपेंडिकुलर था वो बेस बन चुका है और हाइपोटेनस अपनी जगह पर फिक्स है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो बेस था वो अब क्या बन चुका है? परपेंडिकुलर, और जो ये परपेंडिकुलर था वो अब बन चुका है बेस। तो यहां पर आप बिल्कुल भी इस तरीके से जजमेंट नहीं लेंगे कि जो खड़ा है उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे और जो पड़ा है उसको बेस बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। परपेंडिकुलर और बेस का जो डिसीजन होता है वो एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। मैं सिखाता हूं, कोशिश करिएगा समझने की। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल अल्फा है, इस ट्रायंगल ए बी सी में ये ट्रायंगल का एंगल अल्फा है, तो ये तो हाइपोटेनियस होगा। अब अगर आपसे बात किया जाए कि इस अल्फा के लिए हाइपोटेनियस वो तो AC होगा, ठीक है। इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? तो किसी भी एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर उसके जस्ट सामने वाली साइड होती है। मतलब फॉर अल्फा परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है AB। अल्फा के लिए परपेंडिकुलर AB है, ठीक है। बेस अल्फा के लिए बेस हाइपोटेनियस को छोड़ के ये जो साइड है ना ये बेस है अल्फा के लिए BC, और हाइपोटेनियस तो फिक्स्ड है, वो क्या होगी? AC। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस एंगल बीटा के लिए, फॉर बीटा, अब चेंज हो जाएगा। बीटा के लिए परपेंडिकुलर, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, बीटा के लिए परपेंडिकुलर AB नहीं होगा, बीटा के लिए इसके सामने वाली साइड BC परपेंडिकुलर होगी। मतलब बीटा के लिए परपेंडिकुलर BC होगी, बीटा के लिए बेस AB होगी और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है, वो तो AC होगा। तो आपको नजर आ रहा होगा कि परपेंडिकुलर और बेस का डिसीजन बिल्कुल भी इस बिहाफ पे नहीं लेते हैं कि जो नीचे वाला है वो बेस है और जो ये परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर, नहीं, बिल्कुल नहीं। परपेंडिकुलर और बेस का डिसीजन हमेशा एंगल के रिस्पेक्ट में लेते हैं। एक बार और मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। इस ट्रायंगल में अल्फा के लिए परपेंडिकुलर AB, अल्फा के लिए बेस BC और बीटा के लिए परपेंडिकुलर BC, बीटा के लिए बेस AB, ठीक है। जिस एंगल के लिए परपेंडिकुलर पूछ रहे हो उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को छोड़कर उसकी जो एडजेसेंट साइड है उसको बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC और इसके एडजेसेंट साइड हाइपोटेनियस को छोड़कर AB जो होगी वो बेस होगी, ठीक है। चलते हैं आगे। राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ रेशियोज बनाए गए हैं जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
और वो कौन कौन से हैं? एक है साइन, कॉस, टेन। अब स्टूडेंट्स को साइन कॉस टेन देख के पहली बार तो डर लग जाता है कि क्या चीज है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, कुछ और नहीं है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल की किसी भी दो साइड्स का रेशियो होता है, उसका नाम रख दिया गया है। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को बोला जाता है tan। साइन क्या है? साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। कॉस क्या होता है? बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। और tan क्या होता है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। स्टूडेंट्स ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ नाम है। राइट एंगल ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का रेशियो जो होता है उसी को साइन बोला गया, उसी को कॉस बोला गया, उसी को tan बोला गया है। ठीक है, अभी इसका रेसिप्रोकल भी काम करता है। अगर मैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो, मतलब ये हमने क्या कर दिया, साइन का रेसिप्रोकल कर दिया है, 1 अपॉन साइन हो गया और 1 अपॉन साइन का नाम रखा गया कॉसेक। ठीक है, अगर मैं बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लूं तो कॉस है, और हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो, हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो मतलब 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस मतलब इसको बोला गया है सेक। ठीक है, अगर मैं बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो, बेस और परपेंडिकुलर मतलब 1 अपॉन 10 और 1 अपॉन 10 का नाम रखा गया कॉट। तो प्लीज आप लोग साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट से बिल्कुल डरिएगा नहीं, ये सिर्फ नाम है। और किसके नाम है? किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का जो रेशियो होता है उसको बोला जाता है साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन बोला जाता है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कॉस होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो tan होता है। इनके रेसिप्रोकल्स हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो कोसेक, हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो सेक, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो कॉट। ठीक है, अब हमेशा आप लोगों ने साइन को अकेला नहीं देखा होगा, इसके साथ किसी एंगल को जरूर देखा होगा। अभी मैं यहां पर एंगल नहीं यूज कर रहा हूं, फिलहाल मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि साइन किन दो साइड का रेशियो होता है। ठीक है, अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और ये सी। अगर मैं आपसे बात करूं कि साइन बताइए, तो साइन किस एंगल का? ध्यान रखिएगा, साइन रेशियो बताता है परपेंडिकुलर और बेस का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। अब डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर कौन सा, तो परपेंडिकुलर कौन सा इसके लिए हमें जानना होगा कि एंगल कौन सा। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने सीखा है कि परपेंडिकुलर और बेस का जजमेंट एंगल के रिस्पेक्ट में लेते हैं। ठीक है, अगर मैं एंगल ए की बात करूं, फॉर एंगल ए, एंगल ए के लिए साइन मतलब साइन ऑफ ए। ठीक है, मतलब हम साइन ले तो रहे हैं लेकिन किस एंगल का? ए का, एंगल ए का। अब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है कौन सा बेटा? बीसी। और हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी। ऐसे ही मैं कॉस ले रहा हूं लेकिन कॉस अप्लाई कर रहा हूं ए पर। अब आपको सोचना पड़ेगा कि कॉस किसका रेशियो होता है? कॉस रेशियो होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का। अब ए के लिए बेस क्या है? ए के लिए बेस है ए बी,
हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है BC, ठीक है। tan A इज इक्वल टू, अब tan किसका किसका रेशियो होता है याद आना चाहिए आपको, किसका रेशियो होता है बेटा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। अब A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, A के लिए परपेंडिकुलर है BC और A के लिए बेस है AB, ठीक है। अगर इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, देखिए अगर हमें कोसेक चाहिए, कोसेक A, तो कोसेक A मतलब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो मतलब ये AC अपॉन BC, ठीक है। cos A का उल्टा क्या होगा, sec A, हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो मतलब ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, AC अपॉन AB, ठीक है। tan का रिवर्स या उल्टा क्या होता है, cot A, इसका उल्टा AB अपॉन BC, ठीक है। अभी हमने sin cos tan cosec sec cot मतलब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एंगल A के लिए बनाया है। अगर हम एंगल C के लिए बनाए मतलब हम लिखना चाहें sin C, अब रेशियो हमें लेना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, लेकिन किस एंगल के लिए, C के लिए। तो चलिए चेक करते हैं कि C के लिए परपेंडिकुलर है क्या, AB, C के लिए परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेनियस है AC। ऐसे ही अगर मैं cos C यूज करूं तो C के लिए बेस क्या है, BC और हाइपोटेनियस क्या है, AC, ठीक है स्टूडेंट्स। tan C यूज करो, C के लिए परपेंडिकुलर AB और बेस BC। अब इनका रिवर्स भी कर सकते हैं, कर लीजिए, साइन का रिवर्स कोसेक C, कोसेक C इज इक्वल टू, इसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, AC अपॉन AB, sec C AC अपॉन BC, tan C का उल्टा cot C BC अपॉन A, ठीक है। तो ये जो है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, मतलब जब तक साइन ऐसे है ये रेशियो बताता है। अब यहां पर अगर हम एंगल बना देंगे, एंगल का सिग्नेचर बना देंगे, इसका मतलब कि साइन अप्लाई करना है इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, इसका एक और वीडियो लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। चलते हैं इसके आगे। फिर से एक बार चेक करते हैं, साइन कॉस टैन, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। याद रखिएगा मैं यहां पे भी एंगल नहीं लिख रहा हूं, एंगल तब यूज होता है जब हमें उसको इंप्लीमेंट करना हो। साइन थीटा मतलब किसी एंगल के लिए साइन, एक साइन एक ऑपरेटर है, साइन एक ऑपरेटर है जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बताता है, बस, ठीक है। यहां पर थीटा लिखने का मतलब कि हमें रेशियो लेना है इस एंगल के लिए, यहां पर थीटा लिख दिया तो हमें बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेना है इस एंगल के लिए, ठीक है। तो आपको कुछ राइटर्स कॉस साइन tan के साथ थीटा लिखते हुए मिलेंगे, इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक। इसके आगे चलते हैं।
कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर इन रेशियोज की वैल्यूज को याद रखना होता है। वो स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिस पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लर्न होनी चाहिए। साइन, कॉस, टेन। मैं कॉसेक से कॉट अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें मालूम है कि साइन की वैल्यू जो है उसका रिवर्स करने से हमें कॉसेक मिल जाएगा। ठीक है, देखिए साइन की 0 पर वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 ये 1। ठीक, अब कॉस, कॉस के लिए ये टेबल बनाने के लिए आप इसको रिवर्स कर लीजिए, मतलब ये 1 है तो यहां पे आ जाएगा, मतलब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू यहां पे आ जाएगा, मतलब कितना √3/2, cos 45 की वैल्यू वही होगी 1/2, cos 60 की वैल्यू यहां पे आ जाएगा, मतलब 1/2, और cos 90 की वैल्यू 0। स्टूडेंट्स इसको कई बार यूज करेंगे, रिपीट करेंगे तो ये वैल्यू लर्न हो जाएगी। कुछ राइटर्स या कुछ टीचर्स इसके लिए ट्रिक भी बताते हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो ये जब आप इसको यूज करेंगे तो अपने आप लर्न हो जाएगा, इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। टेन, टेन ना, टेन साइन और कॉस का रेशियो होता है। कैसे? हमें मालूम है कि साइन थीटा या साइन होता क्या बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है स्टूडेंट्स? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट मिलता है आपको। यहां पे कर रहे हैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज टोटल अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आपको याद आना चाहिए कि परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को क्या बोलते हैं, उसको क्या नाम दिया गया है? tan। तो tan लिख दीजिए यहां। तो साइन और कॉस का रेशियो जो होता है वो tan होता है। या फिर थीटा अप्लाई भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, आपको ज्यादा बेहतर लगेगा। अब अगर हमें साइन 0 की वैल्यू मालूम है जो कि 0 है, cos 0 की वैल्यू मालूम है जो कि 1 है, तो tan 0 की वैल्यू, तो tan 0 की वैल्यू क्या होगी? tan 0 की वैल्यू हो जाएगी sin 0 अपॉन cos 0। sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, और 0/1 मतलब 0। जब भी 0 में किसी नॉन जीरो से डिवाइड किया जाता है तो नंबर आता है 0। ठीक है, ये हो जाएगा 0। अब tan 30 की वैल्यू, tan 30 मतलब sin 30 अपॉन cos 30। ठीक है, sin 30 की वैल्यू, है 1/2 अपॉन cos 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल आउट, यहां पे क्या आ जाएगा 1/2। तो tan 30 की डायरेक्ट वैल्यू आप लर्न रखेंगे 1/√3। tan 45, मतलब sin 45 अपॉन cos 45, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा वैल्यू 1।
यहाँ पर आइए tan 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन 1/2, तो 1/2 2 और 2 नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना स्टूडेंट्स आएगा 3। अब जरा यहाँ पे देखिए tan 90 की वैल्यू, tan 90 मतलब 1/0 1/0। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो ये जो फ्रैक्शन होता है इसकी वैल्यू होती है अनडिफाइंड। तो कुछ बुक्स में आपको यहाँ पर इंफिनिट लिखा हुआ मिलेगा और कुछ राइटर्स यहाँ पर अनडिफाइंड भी लिखते हैं। ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। फिर से एक बार देखते हैं, sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। अब इसको रिवर्स कर देंगे तो cos की वैल्यू मिलती जाएगी और इन दोनों का रेशियो लेते जाएंगे तो आपको tan की वैल्यू भी मिलती जाएगी। अब अगर sin 0 की वैल्यू आपके पास है तो cos 0 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखिए आपको मालूम है कि sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? हमें मालूम है कि कोसेक 0 मतलब कि 1/sin 0, क्योंकि यार कोसेक जो है वो साइन का ही इनवर्स है या उल्टा है, तो कोसेक को क्या लिखा जा सकता है 1/sin 0। अच्छा 1 और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, 1/0 मतलब क्या अनडिफाइंड। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि cot 30 की वैल्यू बताइए, cot 30, तो cot 30 आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि cot किसका उल्टा होता है, cot उल्टा होता है tan का। इसका मतलब कि हम cot 30 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं 1/tan 30, 1/tan 30, 1/tan 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1/√3, 1/√3। अब ये फ्लिप करके ऊपर चला जाएगा और आपको वैल्यू क्या मिलेगी √3, तो cot 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। तो आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको दिमाग में ये रखना है कि कोसेक सेक और cot ये साइन cos और tan का ही रिवर्स होते हैं, दे आर रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जिनकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स कमजोर है, मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं। वो कैसे टैकल करेंगे देखिए, अगर आपके पास दो रेशियो है और उनका भी रेशियो लिया जा रहा है, जैसे a/b एक रेशियो है और c/d एक रेशियो है और इनका रेशियो लिया जा रहा है, मतलब a/b डिवाइडेड बाई c/d है, तो याद रखिएगा कि जो सबसे नीचे वाला नंबर है वो सबसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करता है और ये बीच वाला नंबर इस बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई करता है, मतलब क्या होगा AD/BC। ठीक, अब जरा गौर करिए 1/2/3 है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है 1/2 और नीचे वाला फ्रैक्शन 3/1, इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से, ऐसे है अगर तो इसको बाई 1 कर सकते हैं, दो फ्रैक्शन के लिए। अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इसका इससे, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 का 1 से 1, 3 2 जा 6। ठीक, एक और 1/2 सॉरी 1/1 ऐसे है, तो क्या होगा। अब जरा गौर करिए, ऊपर फ्रैक्शन आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन हाँ फ्रैक्शन बना सकते हैं क्योंकि आप किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड तो कर ही सकते हैं। तो ऊपर क्या है 1, यहाँ पे 1/1 कर सकते हैं, टोटल अपॉन 1/2 है। अब आपको दो फ्रैक्शन देखने लगे 1/1 टोटल अपॉन 1/2, 2 का ऊपर में होगा 2, 1 1 जा 1 मतलब कितना हो जाएगा 2/1 मतलब 2। ठीक है, फिर से एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2/3/5
देखिए अभी टोटल अपॉन 5 है, नीचे फ्रैक्शन नजर नहीं आ रहा है, अगर नजर नहीं आ रहा तो बाई 1 कर लीजिए, फ्रैक्शन बना लीजिए। अब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 into 2 मतलब 2, 5 into 3 मतलब 15। ठीक है, एक और क्वेश्चन, 2/3/5 ऐसे। नीचे फ्रैक्शन तो है लेकिन ऊपर फ्रैक्शन नहीं है, और हम लोग को मालूम है कि हम बना सकते हैं 2/1/1 तो कर ही सकते हैं तुम्हें, टोटल अपॉन 3/5। ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3। गॉट इट? ठीक। हाँ फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू सिर्फ 0, 30, 45, 60 या 90 डिग्री पर ही होती है, नहीं, सारे एंगल्स पर होती है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि साइन 42 डिग्री की वैल्यू होती है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है इसकी। हायर क्लासेस में हम लोग ये सीख लेंगे कि साइन 42 या किसी भी एंगल पर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिलहाल हम लोग को जरूरत सिर्फ इन 5 एंगल्स की है, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। इन पर साइन cos tan की वैल्यूज आपको लर्न होनी ही चाहिए। अब प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास बड़े एंगल हो, जैसे आपको निकालना है साइन 120 डिग्री की वैल्यू, ये कितनी होगी, साइन 480 की वैल्यू ये कितनी होगी। तो ये मैं भी बताता हूँ, इसके लिए एक शॉर्टकट है या एक ट्रिक है, उसको समझ लीजिए, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। फिलहाल ये लर्न कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर से मैं आपको 2 चीजें समझा दूं, एंगल्स बहुत ढेर सारे होते हैं और सब पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती है, लर्न सिर्फ 5 पर रखना है आपको, ठीक है। अब आते हैं नए कंसेप्ट पर, जिससे कि आप कुछ बड़े एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और कैसे हैं चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, आपको मालूम होगा पहले से ही। और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होंगे वो कौन से एंगल्स होंगे, 0 से 90 तक के, मतलब 0 से बड़ा होगा एंगल, यहाँ का जो एंगल होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ का जो एंगल होगा, यहाँ का एंगल, इसको आप 2 टाइप से लिख सकते हैं, 90 प्लस या 180 माइनस, मतलब यहाँ का जो एंगल होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ का जो एंगल होगा वो 180 से बड़ा और ये वाली लाइन है 270 की, 270 से छोटा। और ये यहाँ पे एंगल, यहाँ का जो एंगल है वो कहां से कहां के बीच का होगा, 270 से ज्यादा होगा और 360 से कम, ठीक है। मतलब कि यहां का एंगल कुछ इस टाइप का होगा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, इस टाइप का। यहाँ का एंगल कुछ 70 120 डिग्री, 110 डिग्री, 100 डिग्री, कुछ इस टाइप के होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आप पहचान सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में गया है पहचान सकते हैं, थर्ड में कि फोर्थ में, ठीक है। सबसे पहले आपको एंगल देखना होगा कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में है, ठीक। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है अगर, तो उसमें हर एक
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वैल्यू, ठीक। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक से निकलने वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, नहीं, साइन और कोसेक से निकलने वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा और थॉरोली इसको समझिए। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और इसका उल्टा cot, इससे निकलने वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और इसका उल्टा sec से निकलने वाली वैल्यू पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कंफ्यूजन दूर कर दूं आप लोग का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकलने वाली वैल्यू पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक से निकलने वाली वैल्यू पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot से निकलने वाली वैल्यू पॉजिटिव, और फोर्थ में cos और sec से निकलने वाली वैल्यू पॉजिटिव। ये खुद पॉजिटिव नहीं, इससे जो वैल्यू निकलेगी, कुछ भी निकले वो पॉजिटिव, ठीक है। अब चेक करते हैं कैसे, जरा गौर करिएगा। जैसे मैं आपसे बात करूं कि साइन 120, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये एंगल कहां का है। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट का है? नहीं। किस क्वाड्रेंट का है? सेकंड क्वाड्रेंट का। अब अगर हम यहां इसकी वैल्यू लेना चाहें, क्या आती है बात की बात है। फिलहाल हम सब यहां पे सिग्नेचर आपको बता रहे हैं। ये 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक से निकलने वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब यहां पे आप साइन प्लस लगा देंगे क्योंकि इससे जो भी वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव होगी। अगर मैं ये कहता कि tan 120, अब जरा गौर करिएगा स्टूडेंट्स, tan 120 एंगल कहां का? सेकंड क्वाड्रेंट का। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक से निकलने वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये तो tan से है, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या आता है वो बात की बात है। फिलहाल मैं यहां पर सिग्नेचर बता रहा हूं। साइन 120 पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि साइन से निकल रही, सेकंड क्वाड्रेंट का है। tan 120 की वैल्यू जो भी आए, लेकिन वो नेगेटिव होगी, क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का है और tan से निकल रही है। अभी यहीं पर मैं कहता कि tan 220, tan 220। अब tan 220 सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि एंगल कहां का है। एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट का, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot से निकलने वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब कि ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी आधा ही बताया हमने, सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना बताया कि एंगल कहां का है और किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब देखिए 90 और 270, अगर ये रेफरेंस एंगल है तो चेंज होता है। कौन किस में चेंज होगा? देखिएगा, साइन चेंज होता है कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन में। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। कॉस चेंज होगा साइन में। tan अपने रिवर्स में ही चेंज होता है, tan cot में चेंज होगा, और cot tan में चेंज होगा, और sec कोसेक sec में चेंज होता है, और sec कोसेक में चेंज होता है। इंटर कन्वर्जन का सिग्नेचर है। अगर रेफरेंस एंगल 90 या 270 है तो चेंज होगा। कौन किस में चेंज होगा? अगर साइन होगा तो cos हो जाएगा, cos होगा तो साइन हो जाएगा, tan का cot में चेंज होगा, cot tan में चेंज होगा, कोसेक sec में चेंज होगा, और sec कोसेक में चेंज होगा। अगर रेफरेंस एंगल 0, 180 या 360 है तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर से वो सारी बातें जो अभी हम अप्लाई करेंगे उसको फिर से समझ लीजिए। सबसे पहला आपको आना चाहिए कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट के किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और कब चेंज होगा और कब नहीं चेंज होगा। लगता है कि बहुत ही बड़ा सा है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, और इससे आप कितने भी बड़े एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए
एक क्वेश्चन करते हैं, साइन 120 की वैल्यू क्या होगी। अब इस एंगल को हम लोग 90, 180, 270 या 360 में ब्रेक करते हैं, ठीक है। इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं। 120 को आप लिख सकते हैं 90 प्लस 30, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, दोनों 120 ही लिखा हुआ है, अलग अलग रेफरेंस से। अगर मैं रेफरेंस 90 का ले रहा हूं तो 90 प्लस 30 होगा, या 180 माइनस 60 करना पड़ेगा, दोनों एंगल सेम है, ठीक। अब जरा गौर करिए, एंगल कहां का है, सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक से निकलने वाली वैल्यू पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम ऑलरेडी पॉजिटिव लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, साइन से वैल्यू निकलेगी तो जो भी निकलेगी वो पॉजिटिव होगा। अब चेक करते हैं निकलेगा क्या। 90 है, रेफरेंस एंगल आपका 90 है। अगर 90 है तो चेंज करना पड़ेगा, साइन का किसमें चेंज करना पड़ेगा, कॉस में। अब 90 की वजह से चेंज हो गया, और आपका रिमेनिंग एंगल कितना है, 30, cos 30। cos 30 की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, √3/2, √3/2। वहां पे देखते हैं sin 180 माइनस 60, फिर से वही एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का ही है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन वैल्यू क्या आएगी, चलिए चेक करते हैं। 180 क्या 180 में चेंज होता है, नहीं चेंज होता, मतलब कि साइन का साइन ही बना रहेगा, चेंज नहीं होगा। और आपका रिमेनिंग एंगल क्या है, 60, रिमेनिंग एंगल पुट करते हैं यहाँ पे। sin 60 की वैल्यू टेबल में चेक करिए, आपको मिलेगा √3/2, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं जिससे और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप लोग का। tan 120, अभी बताइए ये एंगल कहां का है, सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक से जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव होगा। ये तो tan से मिल रही है, इसका मतलब कि ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव लगा, ठीक। या अभी रुक जाइए, tan 120 को चेंज करिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं या तो 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60। तो 90 प्लस 30 या tan 180 माइनस 60। अब दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम दोनों कर रहे हैं। 90 में चेंज होगा, चेंज किसमें होगा, tan का किसमें चेंज होगा स्टूडेंट्स, cot में। और ये वैल्यू पॉजिटिव से आएगी कि नेगेटिव से, नेगेटिव से, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है और tan से मिल रही है। cot और रेफरेंस एंगल, और यहाँ पे रिमेनिंग एंगल यूज करते हैं, रेफरेंस एंगल हटा देते हैं, cot 30 यहाँ पर आएगी। 180 में चेंज नहीं होता, tan रिमेनिंग एंगल 60 माइनस से प्लस से माइनस, tan 60 की वैल्यू √3, और cot 30 की वैल्यू, cot 30 tan 30 का उल्टा, ठीक है ना, 1/tan 30, 1/tan 30 याद हो जाएगा, 1/tan 30। टेबल में चेक करिए तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है स्टूडेंट्स, √3 फ्लिप करके ऊपर जाएगा, ये भी आपको सिखाया गया है कांसेप्ट, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप फिजिक्स की क्वेश्चन करेंगे तो कभी कभी कुछ बड़े एंगल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में। मैं और एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। sin 240 की वैल्यू, ठीक है। अब पहले तो ये बताइए कि ये कहां का एंगल है, 180 प्लस करने पे ये आएगा, 180 प्लस करने पे इसको कैसे लिखेंगे, 180 प्लस, कितना प्लस करें, 60, ठीक है।
अब किस क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot से अगर वैल्यू निकलती तो पॉजिटिव है, तो साइन से निकल रही है। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, माइनस। ये खुद खुद ये प्लस नहीं होगा, इससे निकलने वाली वैल्यू प्लस होगी, ठीक है। तो साइन से निकल रहा है, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट का है, इसलिए माइनस। और साइन 180 प्लस 60, 180 में चेंज नहीं होता, इसका मतलब कि साइन का साइन ही बना रहेगा। और रिमेनिंग एंगल क्या है, 60 डिग्री माइनस साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है। आप इसको एक तरीके से और कर सकते थे, फिलहाल वो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप सीख लीजिए। साइन ये थर्ड क्वाड्रेंट का है तो 270 माइनस 30 करके भी कर सकते थे, ठीक है, कर लीजिए। साइन, सॉरी, अब जरा गौर करिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट का है, साइन से वैल्यू निकल रही है इसलिए माइनस, ठीक है। 270 में चेंज होता है, कौन किसमें चेंज होता है, साइन किसमें चेंज होगा स्टूडेंट्स, cos में, cos में चेंज कर लीजिए। और रिमेनिंग एंगल कितना, 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि tan 240, जरा गौर करिएगा, tan 240 किस क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot से निकलने वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ पे तो प्लस आ गया, लगाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। tan 240 को आप चेंज कर लीजिए, 180 प्लस 60 प्लस, चेंज नहीं होगा, 180 है यहाँ पर, चेंज नहीं होगा तो tan का tan ही बना रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा tan 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स √3, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वीडियो में और थोड़े से ज्यादा एंगल्स पर हम लोग चर्चा करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो क्लास 9, हम लोग अब लेक्चर के इस पार्ट में कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे मैथमेटिक्स के, जो कि फिजिक्स में यूज होंगे, सम बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट्स यूज्ड इन फिजिक्स। या इसी को बोला जाता है मैथमेटिकल टूल्स। स्टूडेंट्स, मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ वो मैथमेटिक्स बता रहा हूं जो कि फिजिक्स में आपको यूज होने वाली है, जैसे कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा कि अगर कोई पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स 4,3 है, इसका मतलब ये होता है कि ओरिजिन से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप एक्स एक्सिस से 4 यूनिट की डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, 4 यूनिट की, और उसके बाद आप 3 यूनिट की डिस्टेंस वाई एक्सिस में ट्रेवल करेंगे और इस लोकेशन पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब आपसे ये कहा जाए कि इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताओ, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकाल सकते हो, √4² + 3² 4² + 3², ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, √4² मतलब कि 16 + 3² मतलब कि 9 = √25,
दैट इज 5। मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 5 यूनिट होगी। ठीक है, अब हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, जिससे हमें बार बार ये पाइथागोरस थ्योरम यूज ना करना पड़े। ठीक, अगर कोई पॉइंट एक जनरल पॉइंट x1 y1 है और एक दूसरा पॉइंट x2 y2 है एक्सवाई प्लेन में, और हमें इनके बीच की डिस्टेंस पता करनी है। तो देखिए कैसे पता करेंगे। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी डिस्टेंस x1, ये जो होगा ये डिस्टेंस ये होगी y1, मतलब ये भी y1। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो ये जो कंप्लीट डिस्टेंस होगी ओरिजिन से यहां तक की वो कितनी होगी, वो होगी x2 x एक्सिस के, और ये जो डिस्टेंस होगी इसको बोलेंगे हम लोग y2, ये y2। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा, यहां से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, ये y2 है, ये इतना y1 है अगर, तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, ये होगा y2 माइनस y1, ये इतना पार्ट, ये पूरा y2, इसमें से हम y1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिलेगा कितना y2 माइनस y1। ये x2 है, इसमें से हम x1 को घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपको मिलेगा x2 माइनस x1। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 होगा। अच्छा, अब जरा गौर करिए, तो हम इस ट्रायंगल में ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। यूज करिए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा, आपको निकालना क्या है, ए बी ए सी ये लेखा आपको फाइंड करनी है, तो आपको ए सी निकालना है, तो ए सी क्या हो जाएगा, इधर अंडर रूट स्क्वायर रूट हो जाएगा। ए बी कितना स्टूडेंट्स, ए बी है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 स्क्वायर। बी सी कितना है स्टूडेंट्स, बी सी है y2 माइनस y1 स्क्वायर। और AC ही डिस्टेंस है जिसको आपको फाइंड करना था, इसको हम डिस्टेंस बोल रहे हैं d। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर आपको दो पॉइंट्स जिनकी कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, उन पॉइंट्स के बीच का आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन, दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट की लोकेशन है या एड्रेस है 1,2 और दूसरा पॉइंट है जिसकी लोकेशन है 4,3। आपको इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। बहुत ही आसान सा है, एक को आप x1 y1 मान लीजिए और दूसरे को x2 y2 मान लीजिए। इनके बीच की डिस्टेंस d का फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट x2 कितना है स्टूडेंट्स 4 माइनस x1 कितना है 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर
is equal to under root 3 square मतलब 9 plus 1 that is root 10 unit। एक जनरल फॉर्मूला है जो किसी भी प्लेन में दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज होता है। काफी यूजफुल फॉर्मूला है जो कि फिजिक्स में आपको एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन ये सब निकालने के लिए काम में आएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं इसी पर बेस्ड। ये ओरिजिन और फिर से वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो पहले हम लोगों ने कर रखा था। एक पॉइंट का लोकेशन है 4,3 और हमें ये पता करना था। इसके लिए हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था। अब नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये है x1 y1 और ये है x2 y2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d फाइंड करनी है। फार्मूला फिर से रिकॉल करते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट x2 है 4 माइनस x1 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 25 दैट इज 5। तो 2D में किसी भी दो पॉइंट जिनकी लोकेशन आपको मालूम, लोकेशन मतलब उसका कोऑर्डिनेट अगर आपको मालूम है तो ये फॉर्मूला यूज करिए और दोनों के बीच की डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट कांसेप्ट आता है स्लोप का। स्लोप स्लोप मतलब ढलान, झुकाव। ठीक है, अगर कोई लाइन है वो x एक्सिस से जितना एंगल बना रही होगी, x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना एंगल बना रही होगी उसका टेंजेंट मतलब ये जो एंगल है इसका टेंजेंट जो होता है इसको बोला जाता है स्लोप। 9th क्लास में या इससे पहले आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई गई होगी, इसके लिए हम लोग स्पेशल क्लास अरेंज करेंगे। इसमें आपको साइन, कॉस, टेन या जितने भी फॉर्मेलिटीज हैं सब कंप्लीट करेंगे। फिलहाल कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन में उसके टेंजेंट को बोला जाता है स्लोप। अच्छा, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है टेन थीटा। अगर कोई ट्रायंगल है आपके पास, ये थीटा, अगर हमें इस ट्रायंगल में टेन थीटा कैलकुलेट करना है तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC और बेस AB का रेशियो होता है, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB। हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत थॉरोली डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, लेकिन उससे पहले हम लोग स्लोप को डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी लाइन 2D में, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो भी एंगल सबटेंड करती है उस एंगल का जो टेंजेंट होता है उसको बोला जाता है स्लोप। ठीक है, और टेन होता क्या है? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। किसी भी ट्रायंगल में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो जो होता है उसको बोला जाता है टेन। ठीक है, टेन थीटा जो कि हमारा स्लोप है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास इस पॉइंट की लोकेशन x, y है या x0 y0 है, ये तो पता होगा सबको, ये 0, 0 होगा।
तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, और इस एंगल के लिए tan कितना होगा, tan होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी सी। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है BC अपॉन बेस ए। BC कितना होगा स्टूडेंट्स, BC यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो कि कितना होगा y0, और AB यहां से यहां तक की डिस्टेंस जिसको क्या बोलेंगे आप लोग, x0, तो y0 अपॉन x0। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड। अगर आपके पास कोई लाइन है, वो पॉजिटिव x एक्सिस से कुछ 40 डिग्री बना रही है, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, तो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, तो ये जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा tan थीटा। अब थीटा कितना होगा, थीटा होगा 30 डिग्री, तो tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, 1/√3। जिन स्टूडेंट्स ने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नहीं किया है, मैं रिकमेंड करूंगा कि स्टूडेंट्स पहले वो वाला लेक्चर प्रिपेयर कर लें प्लीज। tan 30 1/√3, ठीक है। अगर यही लाइन 60 डिग्री पर होती, ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाता, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन tan, यहां पर कौन सा एंगल होगा 60, tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। अगर ये लाइन 45 डिग्री पर होती तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाता, स्लोप ऑफ थर्ड लाइन tan 45, वैल्यू क्या होती है 1। तो स्टूडेंट्स अगर कोई लाइन पॉजिटिव x एक्सिस से कुछ एंगल सबटेंड कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उस एंगल का जो टेंजेंट होता है उसे स्लोप बोलते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि स्लोप निकालने के लिए हमने tan ही यूज किया है, sin और cos क्यों नहीं यूज किया है, तो उसका आंसर मैं आपको देना चाहूंगा, इतना नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए स्लोप इज इक्वल टू एंगल का टेंजेंट, एंगल का साइन नहीं, एंगल का कॉस नहीं, सिर्फ tan ही यूज किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको मालूम होगा कि अगर कोई लाइन है, मान लेते हैं 5 यूनिट की लाइन, 5 सेंटीमीटर 5 मीटर 5 यूनिट है, और इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस पर ये 4 है और ये 3 है। अब जरा गौर करें, अगर हम इस लाइन का यहां पर इंक्लिनेशन चेक कर लिए थीटा है, अब अगर हम इस लाइन का इंक्लिनेशन चेंज करेंगे, मतलब इसको हमने चेंज किया, इसको पकड़ के हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो क्या चेंज होगा, इसका परपेंडिकुलर चेंज होगा। ये 3 यूनिट का था, अभी 3 यूनिट नहीं होगा, कुछ बढ़ जाएगा। ये पहले 4 यूनिट का यहां तक था, अभी कितना हो जाएगा प्रोजेक्शन, कुछ और हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको और ऊपर कर दूं, तो यहां पर फिर से परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा और यहां पर इसका बेस चेंज हो जाएगा। तो जरा सा गौर करें तो आपको नजर आएगा यार कि ये जो हाइपोटेनियस है, ये लाइन, ये तो चेंज ही नहीं हो रही। ओ पहले इसको ए लिखा था, ए प्राइम ए डबल प्राइम, और
इसको बी, बी प्राइम, बी डबल प्राइम। ध्यान से देखिए तो आपको नजर आएगा कि ये जो ए बी है वो बदल के ए प्राइम बी प्राइम हो गया। फिर हमने चेंज किया तो ए बी बदल के ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम हो गया। परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। बेस पहले ओ बी था, फिर ओ बी प्राइम हुआ, ओ बी डबल प्राइम हुआ, तो बेस भी चेंज हो रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज नहीं चेंज हो रही है, वो है हाइपोटेनियस। ओ ए जितना था उतना ही ओ ए प्राइम भी होगा, उतना ही ओ ए डबल प्राइम भी होगा। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर अटेंड किया है तो उसमें साइन था, साइन किस किस का रेशियो हुआ करता था स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। कॉस किसका? बेस और हाइपोटेनियस का। और tan किसका रेशियो हुआ करता था? tan हुआ करता था परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो गौर करें तो इसमें हाइपोटेनियस चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका जो इंक्लिनेशन है वो हाइपोटेनियस पर ना डिपेंड करके परपेंडिकुलर और बेस पे डिपेंड कर रहा है। इस वजह से हम लोग हाइपोटेनियस वाले फॉर्मूले को, मतलब कि जिसमें इसका जो भी साइन है या कॉस है, को यूज नहीं करते, सिर्फ किसको यूज करते हैं? tan। क्यों? क्योंकि tan ही वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस को कंटेन कर रहा है, जो कि इंक्लिनेशन के बदलने पर, एंगल के बदलने पर बदल रहा है। फिर से एक बार चेक करते हैं इसको कि हम लोग स्लोप निकालने के लिए tan ही क्यों यूज करते हैं? हमेशा tan यूज करते हैं, sin और cos नहीं यूज करते। इस वजह से क्योंकि जब कोई लाइन अपना एंगल चेंज करती है, अपना इंक्लिनेशन चेंज करती है, तो परपेंडिकुलर चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है? सॉरी, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, परपेंडिकुलर और बेस ही चेंज होता है। और हमें वही फॉर्मूला चाहिए होगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस मौजूद होगा। गॉट इट? तो चलते हैं आगे। स्लोप का जनरल फार्मूला है tan थीटा, मतलब कि लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितने इंक्लिनेशन पर होगी उस इंक्लिनेशन मतलब उस एंगल का टेंजेंट लेना होगा और आपको उस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि tan ही क्यों यूज करते हैं। चलते हैं आगे स्लोप के दूसरे फॉर्मूले पर। आपके पास एक लाइन है जो दो पॉइंट को कंटेन कर रही है, x1 y1 और x2 y2। हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए। अब दिमाग में आएगा कि यार हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो tan थीटा वाला है, यहां पर तो थीटा पता नहीं है। थीटा मतलब कि ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल आगे जाके बनाएगी ये मालूम नहीं हमको। बना रही होगी लेकिन वो एंगल नहीं मालूम है। मालूम होता तो tan थीटा यूज कर लेते। अब क्या करेंगे? अब लेक्चर में ये सिखाया जाएगा कि स्लोप का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है। देखिए स्लोप का दूसरा फॉर्मूला, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। स्टूडेंट्स ये कितना होगा? ये पार्ट ये होगा x1, यहां से यहां तक ये पार्ट कितना होगा? ये होगा x2, ये पार्ट ये होगा y1 और ये पार्ट होगा y2। ये लिखा। अच्छा, ये अगर y1 है तो इस पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये भी y1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये लिखा कुछ। ठीक है, अब ये लाइन फिलहाल हमने एक्सटेंड कर दिया है, पहले एक्सटेंडेड नहीं थी। ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मान लेते हैं कि थीटा एंगल बना रही है। ये थीटा एंगल, अगर ये थीटा एंगल है और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर हम इस लाइन का स्लोप जो कि गवर्न होता है tan थीटा से, हम tan थीटा नहीं यूज कर सकते तो इसी tan थीटा को इस ट्रायंगल से निकाल लीजिए। इस ट्रायंगल A
बी सी। इस tan थीटा को यहां से ना निकाल के इस ट्रायंगल से निकाल लीजिए, एंगल तो वही है। तो tan थीटा इक्वल टू इस ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा, BC। बेस कितना हो जाएगा, AB। BC कितना होगा, BC होगा y2 माइनस y1। AB कितना होगा, AB होगा x2 माइनस x1। देखिए ये x2 है, ये x1 है, ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। और अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी कितना होगा, x2 माइनस x1। तो ये जो है ना वो स्लोप का दूसरा फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला स्लोप का tan थीटा, ये तब यूज करेंगे जब आपको एंगल मालूम है। एंगल मतलब पॉजिटिव x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्लिनेशन लाइन का मालूम हो और उसका टेंजेंट ले लेंगे, आपको स्लोप पता चल जाएगा। लेकिन अगर एंगल नहीं मालूम है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर वो लाइन किसी भी दो पॉइंट को कंटेन कर रही होगी, किसी दो पॉइंट से होकर जा रही होगी, तो आप उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। क्वेश्चन, एक पॉइंट है 2,1 और दूसरा पॉइंट है 3,5। आपको ये कहा जा रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप बताइए। अब हमारे पास तो एंगल है नहीं, अब अगर हमारे पास एंगल नहीं है तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला तो है, इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। लाइन का स्लोप इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है tan थीटा। ये फर्स्ट फॉर्मूला है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। सेकंड फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है, y2 है आपका 5। इसी पर देखिए, इसको हम अलॉट करते हैं x1 y1 और इसको अलॉट करते हैं x2 y2। y2 कितना है, y2 है 5। y1 कितना है 1 अपॉन x2 कितना है स्टूडेंट्स 3 और x1 कितना है 2, दैट इज 4/1 मतलब 4। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप अभी इस लेक्चर में दो चीजें समझ चुके हैं कि दो पॉइंट हो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है। d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरा क्या पता किया हम लोगों ने कि अगर कोई लाइन है तो उस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। तो स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला स्लोप tan थीटा, ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब लाइन का पॉजिटिव x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल दिया हो और उस एंगल का हम लोग tan यूज कर रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स का सबट्रैक्शन अपॉन x एक्सिस कोऑर्डिनेट्स का सबट्रैक्शन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिसको आपको फिजिक्स में यूज करना होगा, तो प्लीज इसको बहुत थॉरोली समझिए। और ये जो पार्ट है ये आपकी बुक में नहीं दिया जाता। ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।